मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे उन रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया जाए, कैसे उनको चैनलाइज किया जाए, उसके ऊपर बात करूं। तो उस डिस्कशन को शुरू करने से पहले एक प्लैंक या एक प्लेटफॉर्म जिस पे कि हम उस डिस्कशन को बेस करेंगे, उस पे हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो मेरे जहन में आती है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो ये कि कोई भी काम हम करें उसमें अल्लाह को सबसे पहले हमें जो है रखना है। अल्लाह पे यकीन करके अल्लाह के नाम से हमें कोई भी काम शुरू करना है, और वो चीज़ हमारी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। कुरान की आयत है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई बंदा मुझ पे यकीन करके किसी काम का अहद करे। इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा डिसऑर्ड कर रहा हूँ। तो मैं उसकी गैप से भी ये इसको लोगों से शेयर किया। उन्होंने अपनी आखिरी बात में यही कहा था कि अनटिल एंड अनलेस वी हैव फेथ वी कांट बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उस चीज़ को मैं अपने डिस्कशन में शुरुआत में रखना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक लाजिम, यही एक बेसिक टेनेंट है जिसपे कि हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर या एंटरप्रेन्योर वेंचर को कामयाब बना सकते हैं, और हम एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक हदीस भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 सहाबी, 70,000 एक बहुत बड़ी गिनती है, बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और उन सॉरी सहाबी कह रहा हूँ मैं, उम्मती। और उन उम्मतियों में एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि वो कंप्लीट अल्लाह पे कंप्लीट फेथ रखते हैं। तो जो मैंने जिस बात की शुरुआत अल्लाह पे यकीन और अल्लाह को सबसे आगे रखने की बात पे करा, उसको कुरान भी हमें सिखा रहा है और हदीस भी। ये सिर्फ एक आयत और एक हदीस को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं रिसोर्सेज पे। जैसे भाई ने एक बात कही थी अभी सवाल जवाब में कि कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए फंडिंग, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे अहम चीज़ है। रिसर्च ये कहती है, इसके पीछे मैंने अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में लिंक्स शामिल किए हैं, और जानबूझ के कोई भी किताब का या किसी लिटरेरी रेफरेंस को मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है। ये सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं, और इस प्रेजेंटेशन को आप में से जो भी चाहेगा मैं उसे शेयर भी करूँगा। और इन सारी चीज़ों की वजाहत जो है आपको हर स्लाइड में, हर टॉपिक पे रेफरेंस है, आप उसको क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू द रियल ऑथेंटिक वीडियो ऑन यूट्यूब विच इज़ एक्सप्लेनिंग द होल स्लाइड इन डिटेल। तो ये एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, अगर आपको वाकई में इस पर मेहनत करनी है, इस पर काम करना है, तो आप इस प्रेजेंटेशन को ले सकते हैं और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो रिसर्च ये कहती है, अगर हम उन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स की बात करें जो कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक रिसोर्स के तौर पे यूज होते हैं, तो उनमें ये 5 मेन फैक्टर्स हैं: टाइमिंग, टीम, आइडिया, बिजनेस मॉडल और फंडिंग। और रिसर्च ये बात कह रही है कि फंडिंग जो है दैट इज द लीस्ट, इट हैज गॉट द लीस्ट प्रायोरिटी, 14%, जो सब बिगेस्ट प्रायोरिटी। अब इन 5 फैक्टर्स को आप लोग एक बार पढ़िए, इनकी परसेंटेज देखिए, और फिर आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि इनमें से किसी भी टर्म को ना समझ पा रहा हो, प्लीज पूछिए। जी, बिजनेस मॉडल।
और कोई? जी, सेम। और कोई? टीम। और कोई? जी, टीम, ठीक। और कोई? फंडिंग, ठीक। और? टाइमिंग, वेरी गुड। नाउ this this makes that every term needs to be explained. Now timing is, हम जैसे अभी तक जो डिस्कशंस हुए यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मान लीजिए अभी इस हॉल में मुझे एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज हुई, ठीक है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी पे काम 1 साल बाद करूं, सोचना, उस पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, प्लानिंग करना, 1 साल बाद करूं, और एक्चुअल मेरा बिजनेस वेंचर जो है वो 5 साल बाद लॉन्च हो, तो विल इट बी अ बेटर प्रपोजिशन? क्या ये सही काम होगा? अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज करे, उसको कैपिटलाइज करे, और एक वैल्यू प्रपोजिशन डिजाइन करके उसको लॉन्च कर दे एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन नो टाइम लिमिट। एंड दिस इज व्हाट इज टाइमिंग। बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी सिंक्रोनाइज्ड हो। टाइमिंग शुड बी ऑप्टिमल। ऐसा ना हो कि अभी एक अपॉर्चुनिटी आई, हमने उस पर सोचना शुरू करा, 2 महीने हमने उसको सोचने में लगाया, उसके बाद में ये डिसाइड किया कि हाँ चलो ये अच्छी चीज़ है, इस पर काम किया जाए। वो काम करने की प्लानिंग जो है वो 6 महीने चली, और जब हमने 10वें महीने में वो वेंचर लॉन्च किया तो वो अपॉर्चुनिटी ऑब्सलीट हो गई। somebody else had taken that opportunity and has capitalized on it. Getting it? This is what is timing, and this is the most important. मैं इस स्लाइड पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि जो हकीकत है उससे हम लोग रूबरू हो जाए। और फंडिंग की जहां तक बात है, हम सब समझते हैं फंडिंग क्या होती है। फंडिंग वो है जो कि हमें एक सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो सब के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज फंडिंग। और मैं इस पर बहुत कम वजाहत इसलिए करूंगा कि अब्दुल रकीब साहब यहाँ मौजूद हैं, एंड आई थिंक ही इज वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी टू टॉक ऑन इट। तो हम दूसरी चीजों में बात करेंगे। टाइमिंग इज क्लियर? कोई शुबह? टीम, आप आज की डेट में किसी भी एक्सीलरेटर, किसी भी इंक्यूबेटर, किसी भी ईडीसी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल से कांटेक्ट करिए कि साहब मेरे पास एक इनोवेटिव ल्यूक्रेटिव बिजनेस आइडिया है, और मैं आपके ताउन से, आपके सपोर्ट से मैं इसको जो है रियल लाइफ वेंचर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो शायद सबसे पहला सवाल जो उनका होगा वो ये होगा कि आपका प्रोफाइल क्या है और आपके को फाउंडर का प्रोफाइल क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके को फाउंडर की एक्सपर्टीज क्या है, ह्यूमन स्किल्स किसके पास हैं, फाइनेंशियल स्किल्स किसके पास है, या ऑपरेशनल स्किल्स किसके पास है। दिस इज व्हाट इज टीम। मैं, हो सकता है कि एक आइडिया मेरे जहन में आए, उसको मैं इंडिविजुअली बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरा कोई पार्टनर ना हो उस वेंचर में, लेकिन मैं ऐसी टीम डिजाइन करूं, ऐसी टीम पे काम करूं, ऐसी टीम डेवलप करूं जिसमें के जो रिक्विजिट स्किल्स चाहिए हमें उस बिजनेस को रन करने के लिए वो मौजूद हो सकता है कि मैं एक ऐसे साउंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को हायर करूं एज एन एम्प्लॉय, जो कि मेरी टीम का हिस्सा होगा और वो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को टेक केयर करेगा। दिस इज व्हाट इज टीम। हमारे उस बिजनेस वेंचर को कामयाबी के साथ रन करने के लिए हमें लोग चाहिए, चाहे वो पार्टनर के तौर पे हो, चाहे वो एम्प्लॉय के तौर पे हो, एंड दे ऑल कंप्राइज, दे ऑल क्लब टुगेदर एंड वी टर्म इट एज अ टीम। और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में शुरुआती टीम बहुत मायने रखती है। वजह यह है
कि जब हम फंडिंग की बात करते हैं, हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं, हम एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम क्राउड फंडिंग की बात करते हैं, किसी भी एस्पेक्ट की बात करते हैं, इवन हम किसी से लोन लेने की बात करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट में ना भी हो, तब भी आदमी ये देखता है कि इस कॉन्सेप्ट में, इस वेंचर में टीम कैसी है, और उस टीम की स्किल सेट तो देखी ही जाती है, उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, ईमानदार है कि नहीं है। Yes, this is what is team. Ideas, we all know about. Business model. Business model एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसी प्लानिंग का हिस्सा है जो कि हमारे रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे, हमारी कॉस्टिंग्स क्या होंगी, हमारे ऑपरेशंस क्या, हमारे फंक्शंस क्या होंगे, तो एक डिटेल्ड प्लान का आउटकम है। जो हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं उसका आउटकम है बिजनेस मॉडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पे बात करूं तो एक हमारा अल शिफा हॉस्पिटल है, आप लोग वाकिफ हैं? एक एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल है, वाकिफ हैं? दोनों के बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अलग है। अल शिफा मोर और लेस चैरिटेबल मॉडल है, और इवन एस्कॉर्ट्स की मैं बहुत डिटेल नहीं जानता, लेकिन वो लोग मोर और लेस उसको कमर्शियल प्रपोजिशन में रन कर रहे हैं। दे माइट बी डाइवर्टिंग देयर प्रॉफिट्स इनटू चैरिटी इन लेटर स्टेजेस, लेकिन उनके जो रेवेन्यू मॉडल है, जो उनकी फीस स्ट्रक्चर है, जो उनका डॉक्टर कंपेंसेशन है, दैट इज मोस्टली ऑन कमर्शियल लेवल। बात समझ रहे हैं? एक स्कूल चलता है चैरिटी मोड में कि बच्चे आएंगे, फीस नहीं ली जाएगी, उनको स्कॉलरशिप अपने पास से दी जाएगी, और उनकी किताबें, उनकी ड्रेस, वो सब कुछ मैनेजमेंट देगा, और ये सब करने के लिए मैनेजमेंट डोनेशन इकट्ठा करेगा। बात समझ रहे हैं? ये एक मॉडल है। दूसरा बिजनेस मॉडल ये है कि एक स्कूल में अच्छी खासी फीस बच्चों से ली जाएगी, उनसे एडमिशन फीस भी ली जाएगी, डोनेशन भी लिए जाएंगे, उनसे हर छोटे छोटे काम के लिए एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, और उसके एवज में उन्हें क्वालिटी एजुकेशन फराहम की जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो दीज आर टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेम बिजनेस। शायद ये चीज क्लियर हुई हो। और फंडिंग तो हम सब जानते ही हैं, ये एक ऐसा चीज है जिससे हर आदमी, हर वो इंसान जो कि कुछ भी शुरू करना चाहता है बिजनेस के नाम पे, ये एक नाइटमेयर है। हालांकि अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह हमारे वेंचर में शामिल है, तो ये चीज़ें ये बहुत आसानी से हो जाती हैं, अल्लाह ताला असबाब बना देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ वी कम टू एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड। आम तौर पे जो एक फहम है हम लोगों का, हम जानते हैं कि अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बिजनेस को चाहिए होते हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है शायद जिसमें के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। एक बार पढ़ लीजिए, और अगर कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्लाइड आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। गौर कीजिए, समझिए जी। लीगल कंसिडरेशन ये कि साहब आपको एक बिजनेस शुरू करना है, आप उसको एज अ फ्रीलांसर शुरू करेंगे, है ना, आप उसको प्रोपराइटर के तौर पे शुरू करेंगे, आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, आप उसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों में अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। प्रोपराइटर है तो टैक्सेशन के अलग क्राइटेरियाज हैं, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो अलग क्राइटेरियाज हैं, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो शायद टैक्सेशन के अलग क्राइटेरियाज हैं, आपको लीगल कंसिडरेशन जो है वो भी अलग होंगी। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप सिर्फ एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, काम शुरू कर दिए, और ये भी हो सकता है कि आप एक एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले निकालिए फिर काम शुरू करिए। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म एंड व्हाट आर योर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। बात सुने? तो लीगल कंसिडरेशन यही है
कि जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को गौर करना पड़ता है जो कि हमारे बिजनेस वेंचर को डिफाइन करती है। यस, क्लियर? और कुछ? वेंचर फंडिंग पे भी हम आएंगे। ये बेसिकली फाइनेंस एक रिसोर्स माना जाता है, तो उसके ऑप्शंस हैं। और कुछ? क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। मेरे नजरिए से दो मेन क्राइटेरियाज हैं, दो मेन कैटेगरीज हैं जिनमें कि हम रिसोर्सेज को डाल सकते हैं। एक इंटरनल जो कि इंटरनली यूज करते हैं, और एक एक्सटर्नल जो कि एक्सटर्नल तौर पे हमारे साथ जुड़ते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक ऐसा पॉइंट है जिस पे शायद हम लोग कभी गौर नहीं करते, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि मोस्टली जिनमें कि हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशनल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम सोच सकते हैं। आमतौर पे हम इस इमोशनल रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचते। जो बात पांडे साहब ने कही, जो बात यासिर ने कही, कि ये वो एस्पेक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है शायद मेरी नज़र में। आप जब उस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में चलेंगे तो रोज के हिसाब से आपके पास चैलेंजेस आएंगे, रोज के हिसाब से थपेड़े लगेंगे, और उन थपेड़ों में अपनी कश्ती को इंटैक्ट रखना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना, जोश बाकी रखना, ये वो चीज़ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की सक्सेस होने में। और इस पे हमें गौर करना चाहिए, इस पे हमें काम करना चाहिए। यस, जब तक वो बंदा या बंदी जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो इमोशनली साउंड नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, और उसका जो हम बात करते हैं इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, और जो मिसाल यासिर साहब ने दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि तुम अपना जो भी तुम्हारे पास है वो लेके आओ, उसको आपने जो है बेचा, नीलाम करवाया, फिर उस आदमी से कहा कि कुल्हाड़ी लेके आओ, और उस सारी एक्टिविटी में आप शामिल रहे, आपने सपोर्ट किया, आपने रहनुमाई करी, आपने मोटिवेट किया। तो वो एक इकोसिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए, एंड टू मेंटेन ऑन दिस इमोशनल रिसोर्स पैरामीटर। बाकी चीजें कोई डाउट? क्लियर? एजुकेशनल रिसोर्स ये है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा वेंचर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, ठीक। तो अब एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि साहब आप ऐसा रिसोर्स पर्सन अपने साथ शामिल कर लीजिए जो कि मेडिकल फील्ड से में एक्सपर्ट है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। अनदर स्ट्रेटेजी इज दैट यू डेवलप योरसेल्फ इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड। मैं एक जामिया हमदर्द यहाँ दिल्ली में आपके एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं पहले था, तो हमारे वीसी थे सिराज साहब, तो वो आईएएस थे और बाद में एफसीआई वगैरह में भी रहे हो, लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी में कोई भी सीनियर लेवल का रिक्रूटमेंट होता था तो पर्सनली बैठते थे उनके पास कोई, और हमदर्द आमतौर पे जो है वो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड्स के लिए जाना जाता है। तो लोग बताते थे कि 2 दिन पहले वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट होगा इंटरव्यू देने वाला, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो किताबें मंगा लेते थे लाइब्रेरी से, उनको स्टडी करते थे, और इंटरव्यू पैनल में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो क्वेश्चंस होते थे उन्हीं की तरफ से आते थे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के उतने खतरनाक क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो दिस इज व्हाट इज एजुकेशन। क्योंकि हम जब भी कोई भी काम करेंगे ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे रिलेटेड फील्ड का ही हो, ठीक है ना। तो अब उस चीज़ से हमें अपने आप को वाकिफ करना है,
और उसके लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना। क्लियर? और कुछ? यस। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक हम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसल्टिंग करता हूँ, ठीक है। अब उस कंसल्टिंग के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, मुझे एक ऑफिस स्पेस चाहिए, मुझे टेलीफोन चाहिए। यस। तो वो सारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि किसी बिजनेस को चाहिए। कोई ऐसा बंदा है जो कि ऑनलाइन कंसल्टिंग करता है, तो प्रॉब्ली ही डजंट नीड्स दैट ऑफिस, उसको सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर चाहिए और प्लस मोबाइल। या कोई ऐसा बंदा है जो कि रबर फैक्ट्री शुरू कर रहा है, तो उसके फिजिकल रिसोर्सेज में वो फैक्ट्री भी होगी जिसमें कि रबर मैन्युफैक्चर होगी। यस। और कुछ? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, मैं सिर्फ दो मेजर रिसोर्सेज पे यहाँ टच करूंगा, वो है ह्यूमन और फाइनेंस। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है। मतलब अगर हम ये कहें कि साहब मुझे एक पार्टनर चाहिए जो कि मेरे वेंचर में मुझे सपोर्ट करेगा और हु विल एक्ट एज अ लाइफ लॉन्ग पार्टनर टू मी, है ना, वो भी एक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की। उसको कैसे फुलफिल करेंगे? नेचुरली हम एक एक्सटेंसिव सर्च करेंगे, ऐसे आदमी की तलाश करेंगे जो कि उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है जो कि हमें जिस क्राइटेरिया का आदमी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हम एक आदमी को तलाश करें और एक आदमी से कहेंगे भाई तू हर हाल में मेरा पार्टनर बन जा, वो पॉसिबल नहीं। तो हमें कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने होंगे, 3, 4, 5। उन 5 ऑप्शंस को सबको हम टच करेंगे और उनमें से कोई एक हमारा पार्टनर शायद बन जाए। यस। तो वो कैसे होता है वो हम सब जानते हैं। अगर हमें एम्प्लॉय चाहिए तो हम शायद एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, या हम किसी एचआर कंसल्टिंग कंपनी को जो है हायर करेंगे, वो लोग हमें एम्प्लॉय देंगे और उनका हम इंटरव्यू करके उन्हें सिलेक्ट करेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम अपने रेफरेंस में जो हमारे ताल्लुकात हैं उनसे शेयर करेंगे, भाई हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि ये काम कर ले, उसको हम इतना पैसा देने को तैयार हैं, और वहाँ से हमें वो आदमी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में करते हैं, जानते हैं। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें से भी कई सारी चीज़ें आप लोग जानते हो। जैसे ये कुछ ऐसे लेटेस्ट या करंट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हैं जो कि आजकल फॉलो हो रही हैं। पहली बात करें, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। कोई इसको बता सकता है क्या होती है? इन एंड व्हाट काइंड ऑफ कंसल्टेंसी? No, they are not PEOs. They are somewhere in this category. या in different category. PEOs वो कंपनी होती हैं जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस या फंक्शन को टोटली कवर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब आप अपना काम बता दो, हम आपके बिहाफ पे एम्प्लॉय को हायर करेंगे, आपके बिहाफ पे एम्प्लॉय को मैनेज करेंगे, उनकी सैलरीज, उनका कंपेंसेशन, उनका हर चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर महसूस होगा तो हम उन्हें आपके बिहाफ पे निकाल भी देंगे कंपनी जॉब से। यस, विल मैनेज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर यू, एंड दिस इज व्हाट इज पीयू।
इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इस तरह का काम करती हैं, और ख़ास तौर से जो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, उनके साथ इस तरह की कंपनीज बहुत सारी काम करती हैं। और ये मैं इसलिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा जो भी वेंचर है या होगा उसमें शायद हम इस तरह की सर्विसेज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इनके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब उन्होंने करा क्या कि आपका जो भी प्रोसेस है वो आप हमें दे दो, हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करके देंगे, एम्प्लॉय हमारे होंगे, हम उनसे काम लेंगे, आपका उनसे कोई मतलब नहीं, हम आपका काम जो है पूरा करके दे देंगे, लाइक कॉल सेंटर्स या केपीओज, है ना। तीसरा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बेसिकली इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज होती हैं, क्लाउड बेस्ड ज़्यादातर होती हैं, और इसमें होता ये है कि वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के कुछ एस्पेक्ट, जैसे एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजमेंट है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, उनको कवर करते हैं। और ई सर्विसेज, नेक्स्ट स्लाइड। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम जनरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर करते हैं। पेरोल, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एचआर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि कंपनी से अटैच्ड होते हैं, और उनके ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज जो होते हैं उनको वो ऑन टाइम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज भी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइनेंसिंग की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं सिर्फ इस चीज़ पे जिक्र करूँगा कि जनरली आमतौर पे ये होता है कि जब कंपनी शुरू की जाती है तो हम सीड फंडिंग की तलाश करते हैं। जब कंपनी किसी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होती है तो हम ए, बी और सी लेवल की फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल फंडिंग भी होती है, और बहुत सारी दूसरे सोर्सेज हैं। और एक एग्जिट मैकेनिज्म भी होती है जहाँ पे कि लोग अपने शेयर्स को बेच के एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट कमा के उस कंपनी से निकल जाते हैं। तो ये मोटा मोटा एक प्रोसेस है जो कि फंडिंग में इस्तेमाल होता है। अब सीड फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, है ना, ये वो चीज़ है जिसपे कि हमें इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, या हमारा जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, इकोसिस्टम है, वो हमें गाइड करेगा कि कहाँ से हमें सीड फंडिंग मिल सकती है। मोस्टली ये जो है लोगों की अपनी कमाई या अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ पैसा या दोस्तों से लिया हुआ पैसा, ये वो पैसा होता है जो कि सीड फंडिंग में इस्तेमाल होता है। क्योंकि इस स्टेज में जहाँ पे बिजनेस होता है, कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप टाइप में, वहाँ पे एंजल्स या वेंचर कैपिटलिस्ट आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होते। जब कंपनी एक शेप ले लेती है और उसके बाद में प्रोडक्ट को और इनरिच करना होता है, इन्हेंस करना होता है, या मार्केट डेवलप करनी होती है, तो उस टाइम पे ए, बी और सी लेवल की फाइनेंसिंग होती है, और इसमें इस तरह के लोग काम करते हैं। एंजल और वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं, इनमें एक खासा फर्क होता है। वजाहत का टाइम नहीं है, मेरे पास स्लिप आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वो सोर्सेज हैं जहां से कि हम फंडिंग ले सकते हैं। इसमें क्राउड फंडिंग की एक बात यासिर साहब ने भी करी थी। अगर आप लोग वाकिफ ना हो तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर दूं। ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं? यस। क्राउड फंडिंग बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और इसको हम फिजिकल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, करते भी हैं कुछ लोग। बहुत ज़्यादा लोगों को हम अपना कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उस कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ सोशल एंगल भी होता है, तो लोग इस वजह से भी हमारे साथ जुड़ते हैं कि भाई नो डाउट हमें कुछ एक छोटा मोटा मुनाफा मिलेगा, लेकिन साथ में हम एक सोशल बेनिफिट के हिस्सा होंगे। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे लोग छोटे छोटे पैसे हमारे साथ लगाते हैं, और इट रिजल्ट्स इनटू अ बिग फंडिंग। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। इस स्लाइड पे नेक्स्ट, बहुत सारी मैकेनिज्म है, बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो कि हम जैसे लोग जो कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। ये कुछ स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया,
नेक्स्ट स्लाइड। अटल इनोवेशन मिशन, इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग, और उन इंक्यूबेशन सेंटर का काम यही होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है उसको रिफाइन करें, उसको फाइन ट्यून करें, उसको सपोर्ट करें कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर ले, और कुछ टाइम तक वो इंक्यूबेशन सेंटर उस बिजनेस ओनर को अपने साथ इन्वॉल्व रखते हैं, अपने प्रीमाइसेस में जगह देते हैं, ताकि वो अपने लेवल को सस्टेन कर सके, और 2-3 साल 4 साल जो भी एक टाइम होता है उसके बाद में वो बिजनेस ओनर जो है अपने अपने जगह पे शिफ्ट करता है। टिल दैट टाइम दोज पीपल रिमेन इन दैट पर्टिकुलर इंक्यूबेशन सेंटर। नेक्स्ट, ये एक स्कीम है औरतों के लिए स्टेप। नेक्स्ट, ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को ही सपोर्ट करती हैं। ये स्लाइड आप ले सकते हैं ऑर्गेनाइजर से। एंड नाउ द कंक्लूडिंग वर्ड्स। और मैंने भी अब्दुल रहमान बिन औफ का एग्जाम्पल इस कंक्लूजन में लिया था। नेक्स्ट स्लाइड। और मेरी नज़र, हालांकि ये बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट फीचर्स थे आपकी पर्सनैलिटी के, आपके कैरेक्टर के। मेरी नज़र में अब्दुल रहमान बिन औफ को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शादी के मौके पे दुआ दी थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से आपने इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, आप इतने कामयाब ताजिर हुए। उस वाक़े को जानते हैं आप लोग? उस वाक़े को मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं यहाँ से विदा होता हूँ। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान बिन औफ को देखा, आपके बाल या आपका चेहरा कुछ इस तरह से था, थोड़ा चेंज था, और वो आमतौर पे वो उस तरह का गेटअप था जो कि एक शादीशुदा आदमी, नए शादीशुदा आदमी का होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल रहमान क्या हुआ? तो आपने बताया कि मैंने शादी कर ली। तो आपने पूछा कि क्या तुमने अपनी बीवी को जहेज दिया? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कुछ रकम, कुछ गोल्ड अपनी बीवी को दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपसे ताकीद की कि तुम वलीमा करो। आपने कहा इंशाल्लाह, और आपने वलीमा किया। और वो जो सादगी के साथ जो आपने शादी करी, उस वक्त पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक दुआ दी कि अल्लाह अब्दुल रहमान बिन औफ की वेल्थ को और बढ़ा, और आपको कामयाब कर, आपकी कमाई में बरकत नाजिल कर। शायद वही दुआ थी, और उनका जो जज्बा था खर्च करने का लोगों पे, कि जैसे यासिर साहब ने भी बताया कि उम्मुल मोमिनीन की सारी किफ़ालत का ज़िम्मा आपने लिया, और बहुत अच्छी तरह आप उनकी किफ़ालत किया करते थे। और गरीबों को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि गरीब उनके पास आते, वो गरीबों की रिलेशनशिप उनकी इतनी स्ट्रांग थी कि वो गरीब, उन्हें मालूम होता था कि कौन गरीब है, किसको क्या चाहिए, और वो पहुँचाते थे। तो वो जो जज्बा है, वो जो एक आदमी की पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है, शायद वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अब्दुल रहमान बिन औफ को इतना कामयाब और इतना वेल्दी बनाया। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त हो गया है। शुक्रिया।